Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Last time we have started up with the candles and single candle we have seen. The dozy was first of its kind, and then we have seen the hammer, hanging man. So hammer was the form is of hammer in Japanese terminology. It is umbrella lines. So there are two kinds of hammer. One is hammer, we call it as hammer, and second is hanging man. हैमर जो था वो हमने देखा था कि जब भी एंड जो है वो डाउनवर्ड हो, शेप जो है वो हैमर टाइप का होता है, रियल बॉडी थोड़ी सी होती है, ऊपर से क्लीनली शेव्ड होता है, मतलब अपर वीक इज नॉट देयर, अपर शेडो इज नॉट देयर. जब ये ट्रेंड डाउनवर्ड है वहां पे ये टाइप का यदि स्ट्रक्चर दिखता है, ये टाइप का कैंडल दिखता है, तो वी कॉल इट एज हैमर. और ये जो हैमर होता है इसकी एक और खासियत मैंने बोली थी कि ये जितनी रियल बॉडी होती है उससे कम से कम 2 गुना जो है लोअर वीक होना चाहिए. जो नीचे की पूंछ है, जो टेल है, वो 2 गुना के करीब होना चाहिए. 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा. जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा साइकोलॉजी ऐसी होती है कि पैटर्न इनहेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिवर्स होने के. यदि ये जितनी छोटी टेल होगी उतने कम चांसेस होते हैं. और इसी ढंग से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है. ग्रीन वाला यदि स्ट्रक्चर दिखे तो वो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि बुलिश कहलाएगा, क्योंकि अगला वाला जो चेंज है, रिवर्स जो होने वाला है, वो बुलिश टाइप का होने वाला है. इसी ढंग से हैंगिंग मैन जो हम बात करते हैं वो अपर मूवमेंट हो रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है, बुलिशनेस है, और उसमें ये वाला पैटर्न दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हैंगिंग मैन है. हैंगिंग मैन नाम से भी हमको समझ में आता है कि उस आदमी को यहाँ पे खड़ा कर दिया और इसके बाद में इसकी डेथ हो गई. अगली बार जो है ये डिके होने वाला है, नीचे आने वाला है, तो रिवर्सल होगा, मतलब ये अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड होगा. और ये वाला जो कैंडल है अगेन व्हाइट या ब्लैक कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि ये कैंडल रेड है, मतलब ग्रीन और रेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परंतु ये यदि रेड कैंडल है तो निश्चित रूप से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पैटर्न इनहेंस हो जाता है. ये हमने हैंगिंग मैन और हैमर में देखा था. एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और कि ओपन यहाँ पे हुआ, हाई पे गया या लो पे गया, और बाद में आके एंड ऑफ द डे क्लोज हो गया, तो ये जो है आपके हैमर की फॉर्मेशन हो गई. इसी ढंग से जो फॉर्मेशन हमने देखी थी कि हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन भी उसी ढंग की होती है. तो एंड ऑफ द डे हमको हैमर और हैंगिंग मैन मतलब टी शेप मिलना जरूरी है, और उस टी शेप पे हमने वर्कआउट किया था. ये हैंगिंग मैन के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने इंटेंशनली हैमर के लिए ग्रीन कैंडल ली थी और हैंगिंग मैन के लिए रेड कैंडल दी थी, जिससे कि बैक ऑफ माइंड आपको याद रहे कि इसके बाद में हैमर के बाद में जो है वो बुलिशनेस आना चाहिए और हैंगिंग मैन के बाद में बीरिशनेस आना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट इज इमटेरियल वेदर इट इज व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल, या जिसको हम बोलते हैं हालो कैंडल और फिल्ड कैंडल, या ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, उससे हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, जबकि हमने ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल में हमेशा हमने स्ट्रक्चर हमेशा हमने वो देखा है जो ओरिजिनल लाइव मार्केट में है. थ्योरेटिकल तो हम बुक्स के अंदर भी देख लेंगे. एंड लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ मटेरियल भी सजेस्ट किया था कि आप उस मटेरियल को थोड़ा सा पढ़ लें, वहां पे भी कुछ चीजें आपको मिल जाएगी. हैमर और हैंगिंग मैन में यदि कोई क्वेश्चन है तो हम उसको पहले लेंगे. एनी क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निग, मनीष बोल रहा हूँ. जी मनीष जी. सर, जैसा अभी आपने बताया कि जैसे हैंगिंग मैन है
तो वो रिवर्स तभी आएगा जबकि वहां पे रेड कैंडल ऊपर आएगी। आपने दोनों चीजें नहीं बोली नहीं, कि ऐसा नहीं ग्रीन भी बोला हो मैंने। सकती है, रेड भी। मैं तो उसको मेरे करेक्ट कर हिसाब रहा से हूँ। रेड ही होना चाहिए हमें। हाँ हाँ। नहीं, मैं उसको आपको करेक्ट करता हूँ वापस से कि कैंडल जो है वो शेप हैमर का होना जरूरी है। वो कैंडल व्हाइट हो सकती है, वो कैंडल ब्लैक हो सकती है। कैंडल का कलर से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यदि हैमर वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड है और आपको हैमर का स्ट्रक्चर दिखा, यदि ये कैंडल ग्रीन होगी तो चांसेस ज्यादा होंगे। यदि ये कैंडल रेड भी होगी तो भी चांसेस हैं, पर चांसेस का जो इनहेंसमेंट है वो और बढ़ जाता है कि इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक। प्रियंका यस सर। जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, एनीबडी एल्स? नहीं। ठीक है, गुड। तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ये लास्ट टाइम हमने बात की थी क्या इन्वर्टेड हैमर की कुछ? नो सर। नहीं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार ये एक और टर्मिनोलॉजी है सिमिलर टू हैमर एंड हैंगिंग मैन। जैसा हम शेप करते हैं कि हैमर का शेप जो है अप साइड में जो है वो रियल बॉडी होती है और नीचे जो है उसकी टेल होती है। इसके रिवर्स भी हो सकता है, मतलब एक रियल बॉडी रहेगी और रियल बॉडी के ऊपर जो है आपको अपर शेडो जो है वो काफी लंबी वीक दिखेगी, वहां पे ज्यादा दिखेगा। दोनों केसेस में, चाहे वो हैमर हैंगिंग मैन वाला केस हो या इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार वाला केस हो, सब में कलर ऑफ कैंडल इज इमटेरियल। मतलब वो ग्रीन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइज वाइज वही बातें फिर से आती है कि पैटर्न में जो है ये शेप में आपको दिखा रहा हूं कि ये एक शेप है जो हम इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहे हैं। तो इस शेप में आपने फिर से देखा कि यहाँ पे टेल जो है, जो लोअर साइड की जगह अपर साइड में टेल दिख रही है इसकी, मतलब वो जो वीक है वो ऊपर है और वो जो ऊपर वाली वीक है वो 2 या 2 से ज्यादा टाइम्स रियल बॉडी के होना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं कि इन्वर्टेड हैमर का शेप बन गया। इन्वर्टेड हैमर जैसा हमने पहले देखा था हैमर के केस में, वहां पे भी यदि ये पैटर्न है जो डाउन साइड में अपना चल रहा है और वहां पे यदि आपको इन्वर्टेड हैमर मिला, तो फिर से जो है बात वही है कि आप इस पैटर्न को सिमिलर वे में एनालाइज कर सकते हैं। कलर ऑफ बॉडी अगेन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और पॉजिटिव डे ओपनिंग यदि नेक्स्ट डे की होती है तो वो जो सिग्नल का कंफर्मेशन होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इन सारे केसेस में आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ट्रेंड आपका डाउनवर्ड है, आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिल गया तो ये इन्वर्टेड हैमर मिल गया। अगला वाला दिन जो है वो यदि वापस से डाउन साइड में ओपनिंग होती है या डाउन साइड में निकलता है, तो आप ये वाला पॉइंट जो इसका ओपनिंग पॉइंट है या ये वाला पॉइंट जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, यदि ये हम कैंडल की बात कर रहे हैं ग्रीन है तो, और यदि ये ही कैंडल रेड होती तो ओपनिंग पॉइंट ये था, क्लोजिंग पॉइंट ये था। हम इन दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट को डिपेंडिंग अपॉन दी डे किस ढंग से ओपन हो रहा है और कैसे प्रोसेस हो रहा है, उस हिसाब से इन्हीं पॉइंट्स को हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि यदि कैंडल यहाँ पे कहीं ओपन हुई, इस पॉइंट पे कहीं ओपन हुई और उसके बाद ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इन्वर्टेड हैमर मिला है वो फॉल्स सिग्नल हो सकता है। तो फॉल्स सिग्नल के लिए क्या होगा कि वो जो कैंडल बनती जाएगी, यहाँ पे ओपन जरूर हुई इस पॉइंट पे, पर धीरे 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 करके ये नीचे फॉर्मेशन होगी, फिर और नीचे जाएगी। तो आप इन किसी पॉइंट को स्टॉप लॉस का पॉइंट बना सकते हैं, तो और नीचे जाने का ट्रेंड ओपन हो जाएगा। अदरवाइज
101% यदि एक बार यहां से और ऊपर जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर है और रिवर्सल ऑफ द डाउन ट्रेंड विल बी देयर। आपको निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन का मार्केट जरूर देखना है, पर आपने जो पोजीशन ली है तो आप उसको स्टॉप लॉस बना के जरूर वर्कआउट कर सकते हैं। तो मेजर ट्रेंड जो है वो यदि डाउन साइड में है, आपको इन्वर्टेड हैमर मिला, तो अब इसके बाद में ये अपसाइड आपकी ओपन हो गई, यहां से रिवर्सल ओपन हो गया। इनहेंसमेंट के लिए जैसे मैंने पिछले 2 केस में ये वाली स्लाइड्स आपको नहीं दिखाई है, परंतु यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपका वो फंडामेंटल जो मनीष जी ने अभी हाल क्वेश्चन किया था वो भी क्लियर हो कि लॉन्गर यदि अपर शेडो है उतना ही हायर पोटेंशियल है रिवर्सल का। क्यों? क्योंकि यदि ट्रेंड चेंज होना है इसका मतलब बुल्स ने एंट्री लेना है, बुल्स ने एंट्री लेना है तो जितनी अपर शेडो होगी इसका मतलब है कि बुल्स ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे शेडो अप होगी। यदि शेडो बहुत छोटी है इसका मतलब है कि बुल्स उतने तेजी से आगे नहीं आए। दूसरा, गैप डाउन फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोज सेट्स अप द स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव। मतलब हम यदि यहाँ पे देखते हैं तो ये जो गैप है, ये गैप यदि ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा चांस है, क्योंकि बियर्स ने एंट्री तो बहुत तेजी से ली परंतु बुल्स ने उसको ओवरकम करके यहां तक लेके आए और इसको और अंदर कोशिश की है, तो सिग्नल का इनहेंसमेंट आपका हो जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी हमने पहले एक बार डिस्कशन किया था कि लार्ज वॉल्यूम यदि होता है जिस दिन इन्वर्टेड हैमर है, इसका मतलब है यदि कम वॉल्यूम है इसका मतलब है कि बुल्स भी ज्यादा नहीं है, बियर्स भी ज्यादा नहीं है। परंतु लार्ज वॉल्यूम है इसका मतलब ये है कि बियर्स ने बेचने की कोशिश तो बहुत की परंतु बुल्स ने उसको खरीदते गए और उसका मार्केट इनहेंस करते गए, तो आपकी पोजीशन जो है वो बेहतर होने लगी। और चौथा सिग्नल इनहेंसमेंट ये है जो मैं आपको बोल रहा था कि डे आफ्टर द इन्वर्टेड हैमर, वो जो सिग्नल आपको मिला है इन्वर्टेड हैमर का, उसके बाद में अगला दिन वो हायर ओपन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। साइकोलॉजी तो मैं आपको कई बार डिस्कशन कर ही रहा हूं। सिमिलर पैटर्न पे स्टार होता है, मतलब जो इन्वर्टेड हैमर होता है स्टार इसलिए कि वो जो है शूटिंग स्टार जो नाम है वो बेसिकली इसीलिए आया है कि फॉलिंग वाला जो पैटर्न होता है वो शूटिंग स्टार कहलाता है। तो आसमान से वो जो स्टार है वो टूट गया, नीचे उतर रहा है, इन दिस सेम मैनर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है। इसी ढंग से जब हमने प्रीवियस केस डिस्कस किए थे, जब हमने हैमर और हैंगिंग मैन डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हैंगिंग मैन होता है तो भी रिवर्सल आएगा, शूटिंग स्टार होता है तो भी रिवर्सल आएगा। तो ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखने के लिए थोड़ा आसान हो जाती है कि बाकी सारा पैटर्न सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूटिंग स्टार होता है मतलब और नीचे जाने वाला है, आसमान से टूटा है और नीचे की तरफ जाने वाला है, मतलब ट्रेंड जो है यहाँ के बाद में अब डाउन ट्रेंड चालू होगा। तो ये जो है ये शूटिंग स्टार का पर्पस होता है, इसका इंटरप्रिटेशन होता है। ये भी सिंगल कैंडल होती है, इसका भी साइकोलॉजी वही है कि यहाँ से जो है ये अपसाइड में जा रहा है, तो ओपन तो वैसे ही हुआ, बुल्स ने और कोशिश की ऊपर ले जाने की, परंतु ये खींच खींच के बियर्स ने उसको नीचे लेके आया और नीचे लाके कहीं बंद किया। तो जब नीचे लाके बंद किया तो बियर्स थोड़े से हावी होने लगे। नेक्स्ट डे और नीचे की तरफ यदि ओपन होगा तो निश्चित रूप से ये नीचे जाएगा। तो दीज आर पैटर्न्स, सिंगल कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं वो इस ढंग के होते हैं। ये उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया है। और क्राइटेरिया, इनहेंसमेंट, साइकोलॉजी ये हम बात कर रहे हैं, और डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन और स्टॉप लॉस सिमिलर मैनर में आप निकाल सकते हो। दिस इज अबाउट इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। एक एग्जाम्पल यदि हम लेने की कोशिश करें, पहले इसमें कोई क्वेश्चन है तो जरा पहले हम उसकी बात कर लें, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे?
नहीं। गुड। तो एक आध एग्जांपल में लेने की कोशिश करता हूं। दिस इज ए चार्ट ऑफ हीरो मोटर कॉर्प्स का जो चार्ट है, ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से, और कुछ हम जो है वो कोशिश कर सकते हैं कुछ और लाने की। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे यदि हम देखें तो मोटे तौर पे ये डाउन साइड दिख रही है, इजंट इट? यहाँ से ये डाउन साइड हमको क्लियर है। जी सर। अब ये Yes, डाउन sir. साइड में ये वाला एक स्ट्रक्चर है, वो हालांकि इसकी वीक ऊपर है, थोड़ी सी है, परंतु मोटे तौर पे देखेंगे तो ये उसी ढंग का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ी सी यदि लाइन और लंबी होती, क्योंकि हमको इससे डबल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, रियल बॉडी से और डबल। तो यहाँ पे उसने कोशिश की, चाहे वो एग्जैक्टली आपको फिगर नहीं दिख रहा हो, स्ट्रक्चर कैंडल का नहीं दिख रहा हो, मतलब आपको यहाँ पे हैमर नहीं दिख रहा हो, परंतु फील ऐसा आया। तो यदि ये जिस तेजी से नीचे उतर रहा था, आप यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट डे जो है उतनी तेजी से नहीं उतरा, परंतु एंड ऑफ द डे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ओपन तो यहाँ पे हुआ होगा, क्लोज यहाँ हुआ, क्योंकि ये रेड कैंडल है। इसका मतलब है कोशिश तो उसने की ऊपर जाने की, परंतु बियर्स फिर से हावी हो गए, उन्होंने और नीचे लाने की कोशिश की। और मैंने आपको जो बोला था कि स्टॉप लॉस हम इसका या तो ये वाली जो अपर है, ये वाली जो लोअर है, इनमें से किसी को भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड डे भी हमको चांस था, थर्ड डे फिर से हमको चांस पूरा मिला था कि हम यदि ये लोअर भी स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं, अपर वाला रखते तो कट ही जाता, मतलब आप प्रॉफिट में ही कहीं ना कहीं कट होते। परंतु यदि हमने लोअर वाला भी लिया, जो इसका ओपनिंग था उसको भी लिया, तो भी यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को काट सकते थे, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये फिर नीचे जा रहा है, अल्टीमेटली ये चलता रहा, फिर वापस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मिला। ये इन्वर्टेड हैमर की तरह का स्ट्रक्चर है फिर से। तो फील आपको और मुझे सबको आना चाहिए कि इस ढंग का कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा वो एक अलग इशू है, परंतु आपको यहाँ पे क्लियरली आपने कोई पोजीशन यहाँ से शार्ट ले रखी थी, तो शार्ट पोजीशन को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगला वाला ट्रेड किस ढंग का लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे यदि मैं और अपसाइड में जा रहा हूं, तो ये आपको अब याद आना चाहिए कि आपने डोजी कैंडल आपने यहाँ पे बनाई है। तो ये जो डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल बहुत क्लियर बताती है कि इनडिसिसिवनेस है, ये अपसाइड है, तो चांस क्या होता है कि अब लोअर साइड ओपन होना चाहिए। तो लोअर साइड नेक्स्ट डे की ओपन यहाँ हुई, परंतु उसके बाद में नीचे डाउन हुआ, तो ये वाले पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन ले सकते हो, यहाँ से बाहर हो सकते हो। तो इस ढंग की चीजें जो हैं, आपको डे ट्रेडर जो होते हैं वो यहीं पे समझ जाते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं कि हमें क्या पोजीशन लेना है। यदि उन्होंने अपसाइड की पोजीशन ली है तो उसको काटेंगे, या शार्ट वाली पोजीशन उन्होंने बनाई है तो अगले दिन वो होल्ड कैसे करना है, नीचे कितना जाना है, वो सब चीजें वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अबाउट हैमर, हैंगिंग मैन। Sir, one question. There is an interesting pattern right after the dozy candle, couple of kind of hammers. Yeah, just after that, can we consider them? Means like had the wick the upper wick could have been long. Can we consider this as an interesting two hammer pattern just right after this at the bottom? लोअर वीक यदि लॉन्ग होगी, The one in the green and the one in the red. Pardon? Green and red. Red followed by green. The two adjacent just after this. ये वाला. Yes, these two ones. Yeah. So that this signifies. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि ये डाउन साइड है तो ये इन्वर्टेड हैमर अपन बोल सकते हैं इसको,
क्योंकि इसकी वीक जो है बहुत छोटी है, नीचे की बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम इसको मान सकते हैं। और अभी हम जो स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम की बात करते हैं, तो वहां पे ये एक्चुअल में यही पैटर्न होता है। तो डोजी, स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम और हैमर और हैंगिंग मैन, ये वाले, और उसी के साथ के इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये जो 6 टाइप की कैंडल है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा शेप का और साइज का अंतर होता है, बाकी फील वही है। और इन्वर्जन ऑफ व्हाटएवर ट्रेंड इज देयर, उसको इन्वर्ट करने की वो कोशिश करता है। तो ये जो है वो सारे 6 ही पैटर्न करीब करीब एक दूसरे से सिमिलर काइंड के होते हैं, परंतु चूंकि आपको वो पैटर्न मिला है, एक नए टाइप का कैंडल मिला है, तो आपको उसका नाम देना होता है, और उसी का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। यदि ये वीक गायब होती तो हम इस वीक को गायब होने के कारण इसको इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। पर फिलॉसफी वही है कि कोशिश तो की है, बियर्स ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश की है, परंतु ये वापस ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है, और एंड ऑफ द डे इस ढंग का शेप आपको बना के उसने दिया है। Okay, sir. Yeah, thanks. ठीक है? Yes, sir. सो shall we come back to the theory, और इसमें और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। Sir, looking at the pattern जो latest है इसमें right hand side पे, can we say is it in this is in consolidation phase now, because primary trend upwards था and we saw a secondary trend which was downward, और आखिरी में अभी जो पैटर्न जो बन रहा था, कैन वी से इट्स अ कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज? नहीं, कंसोलिडेशन के लिए हमेशा मैंने आपको बोला है कि ये इस टाइप का जो चीज होती है, ये कंसोलिडेशन बोला जा सकता है। जब ये अप ट्रेंड में चल रहा है तो अब इसको अप ट्रेंड ही बोलेंगे। जब तक ये वाली साइडवेज नहीं चले तब तक हम इसको कंसोलिडेशन की भाषा में नहीं बोलेंगे। अभी आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम को भी देखें, इधर MACD को देखें, RSI को देखें। थोड़े दिन बाद जब हम MACD, RSI और ये सब पढ़ लेंगे तो और क्लियर होगा, पर वॉल्यूम की बात मैं हमेशा करता हूँ कि यहाँ पे जब ये आगे जाने लगा तो उसने वॉल्यूम दिया, अगला वाला डाउन हुआ तो भी वॉल्यूम आया। उसके बाद में यहाँ पे एक डोजी काइंड की पैटर्न फिर से आपको मिल रही है। आप नीचे यदि देखेंगे तो वॉल्यूम का देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स हैं उसमें आप देखें कि वॉल्यूम पहले दिन कम था, परंतु दूसरी ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम फिर बढ़ गया, तीसरी ग्रीन में और बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो बुल्स ने काफी मेहनत की है। एक तो प्राइस भी बढ़ा है और हायर वॉल्यूम के साथ भी बढ़ा है। तो जितने बेचने वाले हैं उन्होंने बेचने की कोशिश की, परंतु हर बार उसको बुल्स ने आके खरीद लिया, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम आपको मिल गया। अब यहाँ पे बेचने के वाले आए परंतु कम लोग आए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। वो बेचने वाले आए जरूर, परंतु उनका वॉल्यूम कम है। यदि ज्यादा आते तो यदि ये ज्यादा वॉल्यूम के साथ में होती तो ये कैंडल थोड़ी सी और ज्यादा नीचे आती। तो इस ढंग से हम जो है इसको समझ सकते हैं कि वॉल्यूम का भी इम्पैक्ट काफी होता है। और ये वाला पॉइंट जैसा मैंने पहले भी 1-2 बार आपको बात कर चुका हूँ, ये एक सुपर ट्रेंड की लाइन है और सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो और बुलिशनेस मिलेगी। तो ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है, इसलिए ये यहाँ पे जाके रुका, मतलब इसको इस पॉइंट पे गया भी, परंतु बियर्स ने यहाँ पे कोशिश कर ली, थोड़ा सा और नीचे लाने की कोशिश की है। हालांकि मार्केट ऊपर हुआ था, फिर भी जो है डाउन हुआ था। और यदि मार्केट ऊपर कैसे हुआ था, यदि किसी को ध्यान हो तो इट वाज मेनली ड्यू टू रिलायंस जो 6% बढ़ा था उसके कारण मार्केट ज्यादा ऊपर गया था। जबकि मेजर मार्केट का जो मूवमेंट था, जिसको हम एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करते हैं, तो डिक्लाइन जो है वो ज्यादा हुए थे। आपके यदि पोर्टफोलियो में आप शेयर अपने खुद के भी देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि यदि आपके नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं अलग अलग स्क्रिप्ट से, मान लो 6 स्क्रिप्ट है आपके पास,
तो 6 स्क्रिप्ट्स में मेजॉरिटी जो है वो डाउन ट्रेंड में आई थी और कम ही स्क्रिप्ट जो है वो एडवांस हुई थी। तो एक ये नॉर्मल रेशियो था, परंतु एंड ऑफ द डे यहाँ पे हीरो होंडा के लिए अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम कम हुआ था, कैंडल रेड जरूर हुई है पर वॉल्यूम कम हुआ है। तो नेक्स्ट डे यदि ये यहाँ से ओपन हो जाता है किन्हीं कारणों से तो ये ऊपर चले जाएगा। इसी के साथ मैंने आपको एक चीज और बोली थी, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस ढंग की फॉर्मेशन, मतलब ये एक टॉप है, यहाँ पे फिर कोशिश करी, फिर यहाँ पे उसने कोशिश करी, इस कैंडल ने फिर कोशिश की, इस कैंडल ने फिर कोशिश की। तो ये सब कैंडल्स कोशिश करती है कि हम ऊपर जाएं, परंतु यहाँ पे इस जगह पे जितने लोगों ने ये लोअर साइड में यहाँ पे खरीद रखा है, इनको भी लगता है कि ये वाला एक लेवल जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला लेवल है, तो ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, काट लेते हैं पोजीशन, जिससे कि वो कोशिश करते हैं कि भाई ये डबल टॉप है। हम जैसे लोग, मैंने बोला आपको कि साइकोलॉजी प्लेज वाइटल रोल इन इट, तो हम जैसे आपको भी बात करेंगे और बोलेंगे, आप सीख लोगे तो आप भी कोशिश करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई ये वाली जो चीजें हैं ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना रही है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यही है। तो ये रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे अपन बेच लें, पोजीशन हल्की कर लें, तो नेक्स्ट टाइम हम अभी हाल यदि पोजीशन यहाँ पे हल्की करते हैं तो 3000 के आसपास में किसी ने पोजीशन हल्की करी और यहाँ पे आके या यहाँ पे आके वापस खरीदेगा, तो 2900 रुपए में खरीदा, 2850 रुपए में खरीदा, तो उसको 150 रुपए का फिर से फायदा हो जाएगा। तो ऐसा वो कर सकता है। तो इस ढंग की चीजें जो हैं वो मार्केट में, जैसा सुमित जी बोल रहे थे कि अब क्या हम इसको साइडवेज या कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, तो ये साइडवेज या कंसोलिडेशन नहीं है, इट इज अप ट्रेंड। यहाँ से मेजर यदि आप देखेंगे तो ये अपसाइड में ही चल रहा है, इसलिए अप ट्रेंड तो है। यहाँ पे आके अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बहुत सारे कारण है। एक तो ये जो EMA 100 है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये भी इसका रेजिस्टेंस है। सुपर ट्रेंड भी इसका रेजिस्टेंस है। ये जो डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और ये 4 टाइम हो जाएगा, यदि यहाँ पे ये इसको मैं टॉप मानूं, फिर टॉप मानूं, फिर टॉप मानूं, तो ये भी एक टॉप बन गया। तो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, इसलिए। और 3000 का लेवल जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। 3000 इज ए साइकोलॉजिकल लेवल, कि 3000 पे, 4000 पे, 3500 पे, 3100 पे, ये साइकोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं। तो इन बैरियर पे भी गाड़ी अटकती है, तो यहाँ पे वो अटकेगी, थोड़ा सा नीचे आएगा। परंतु वॉल्यूम के साथ यदि इसने ब्रेकआउट, एक शब्द होता है जो यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में बार बार, यदि इससे ऊपर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया। यदि इससे ऊपर निकल गया, मतलब EMA 100 को भी क्रॉस किया, सुपर ट्रेंड को भी क्रॉस किया, तो हम बोल देंगे कि अब जो है इसका ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे एक मैंने आपको बोला था कि फ्लैग बनता है, ये पूरा का पूरा फ्लैग आउट हो रहा है, मतलब जो EMA 5 है उससे 5 से 10 ऊपर रहेगा, फिर 10 से 15 ऊपर रहेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये अलग अलग टाइप के जो पैटर्न होते हैं वो सब हमको डाउन साइड में है तो ये नीचे EMA नीचे रहेगा, इसमें जो है ये EMA 5 ऊपर रहेगा, फिर 10 रहेगा उससे नीचे, फिर 15 उससे नीचे, 20 उससे नीचे, 25 उससे नीचे, 30, 50, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये 100 डे का जो मूविंग एवरेज है ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस कहलाता है, और इस रेजिस्टेंस के बाद में आप ऊपर जाएंगे यदि इसको कन्विंसिंगली क्लोज किया तो रेजिस्टेंस अभी एज ऑफ नाउ राइट साइड में आप देखेंगे तो EMA जो ब्लू कलर का है 3026.48 दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे यदि इस दिन का हाई देखेंगे तो आप वहां पे देखें 3033.4 है, मतलब वो जो 26 वाला जो रेजिस्टेंस है वहां से 33 तक कुल मिला के 5 रुपए 10 रुपए भी वो ऊपर नहीं जा पाया, और वहां से पकड़ के वापस नीचे आ गया। तो दिस एक्ट्स एज ए मेजर रेजिस्टेंस। और 3000 रुपए में 5 रुपए 6 रुपए कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, इसलिए वो जो है रेजिस्टेंस का पॉइंट है। कन्विंसिंगली उसके ऊपर क्लोज यदि आ गया तो ये हीरो मोटर का इससे ऊपर चले जाएगा। कहाँ जाएगा, क्या होगा,
थोड़ा सा हम और एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा, ठीक है? एनी जी सर, क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। नो सर, थैंक यू। ओके, अब मैं आपको करीब एक मारू बाजू कैंडल और ले लेता हूं। इसमें क्या होता है, ना अपर वीक है ना लोअर वीक है। इसी ढंग से यहाँ पे भी ये बीरिश मारू बाजू देखें तो यहाँ पे भी अपर वीक नहीं है और लोअर वीक भी नहीं है। बुलिश कैंडल क्यों है ये? क्योंकि यदि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ओपन यहाँ हुई है, दिन भर ऊपर ही जाता रहा, थोड़ा सा नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, थोड़ा सा फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, या कंटिन्यूस ऊपर गया होगा, स्टेप वाइज में ऊपर गया होगा, तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, दिन भर बुल्स हावी रहे इस पे और दिन भर उसने अपने भाव, जो स्टॉक ने हैं, अपने भाव बढ़ाता ही रहा, बढ़ाता ही रहा, बढ़ाता ही रहा, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब वन साइडेड मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डे इट इज वन साइडेड मूवमेंट। तो इस चीज को जो है वो बुलिश मारू बाजू बोलते हैं। मारू बाजू जो है वो शब्द अगेन जापानीज है। जापानीज में बोलते हैं जो बाल्ड होता है मेरे जैसा, जिसके सर पे बाल नहीं है, तो यहाँ पे ना ऊपर बाल है और ना नीचे बाल है, तो ये जो बाल्ड टाइप की जो कैंडल होती है जिसमें अपर वीक लोअर वीक दोनों नहीं है, तो ये दोनों जब नहीं होती है तो उसको मारू बाजू बोलते हैं। एंड ये वन साइडेड है। इसी ढंग से यहाँ पे क्या वन साइडेड है, ओपन यहाँ हुआ, दिन भर बियर्स हावी रहे, नीचे जाते रहे, ले जाते रहे, और उन्होंने यहाँ लाके क्लोज हुआ। तो इस केस में अगला दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुलिशनेस आएगी, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीरिशनेस आएगी। और ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है, क्योंकि वन साइडेड यदि चल रहा है तो पैटर्न हम उसको स्ट्रांग ही बोलेंगे। ये कुछ के एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये बाल्ड नहीं है भले ही, परंतु बहुत छोटा है, मतलब रियल बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा वीक अपर शेडो है। इसी ढंग से यहाँ पे छोटा सा वीक डाउन साइड का है, उसके बाद में अप साइड मिलेगी। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि ये हैंगिंग मैन मिल गया था, इसलिए थोड़ा सा नीचे गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस ढंग से ये जो है आगे आप देख सकते हैं। तो ये मारू बाजू है, एग्जाम्पल है। अब मैं इसके बाद में आपको स्पिनिंग टॉप की बात करूंगा। ओके, मारू बाजू में कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर ये जो अगर मारू बाजू बुलिश है तो अगले दिन जैसे आपने कहा कि बुलिश रहने के चांसेस होंगे। मारू बाजू यदि बुलिश मारू बाजू है तो ग्रीन होने के या बुल्स के टेक ओवर करने के चांसेस होंगे। अच्छा सर, ये भी सर एक प्रीडोमिनेंट फिनोमिना है? क्या है? मतलब ये भी प्रीडोमिनेंट फिनोमिना है, मतलब ये अक्सर देखने को मिलता ही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपको ये वाली चीज देखने को मिलती है कि अगला दिन जो है वो उस ढंग का रहेगा। एनी अदर क्वेश्चन? नो। ठीक, ठीक है। हम लेते हैं स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम, मतलब ये ऊपर की तरफ हो, बोलते हैं उसको टॉप ही है। टॉप है वो जो भौरा होता है ना, जो हम बच्चे थे तब खेला करते थे, तो ये टॉप है उसी ढंग का कि ये घूमता रहेगा। तो ये जो स्पिनिंग टॉप है, इसमें आप शेप देखें तो ये रियल बॉडी भी है, अपर वीक भी है और लोअर वीक भी है। अभी हमने जो इसके वेरिएशन देखे थे उसमें क्या देखा था कि रियल बॉडी बिल्कुल छोटी होती है तो उसको हम डोजी बोलते हैं, अपर वाली वीक गायब हो गई, लोअर वाली वीक थोड़ी लंबी है,
तो हम उसको जो है हैमर या हैंगिंग मैन बोलते हैं। लोअर वाली वीक गायब हो गई, ये वीक ऊपर की साइड में है, थोड़ी और लंबी है, तो हम उसको इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है और रियल बॉडी भी है। तो ये तीनों है, अपर वीक, लोअर वीक और दोनों लंबी है। तो हम ये बोलते हैं कि बायर्स भी यहाँ पे है, सेलर्स भी यहाँ पे है, परंतु एंड ऑफ द डे ये आसपास में आके कहीं लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे और कहीं पे उसने रियल बॉडी के आसपास जाके क्लोज दिया। यदि स्पिनिंग ग्रीन या स्पिनिंग व्हाइट है या स्पिनिंग ब्लैक है या स्पिनिंग रेड है, तो इस ढंग की चाहे कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये वाली कैंडल में यहाँ पे कोशिश उसने यहाँ से स्टार्ट लिया, दिन में ऊपर नीचे होता रहा, एंड ऑफ द डे इतना हाई पे भी गया, लो पे भी गया और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये ग्रीन कैंडल थी आपकी या व्हाइट कैंडल। इसी ढंग से ब्लैक कैंडल में यहाँ पे ओपन हुआ, परंतु नीचे गया और होता गया नीचे, इधर इधर यहाँ पे जाके और एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये जो है स्पिनिंग रेड स्पिनिंग ब्लैक वाला जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया। तो ये भी जो है रिवर्सल के पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चांसेस बहुत है। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हर बार और अच्छा अप मिलने वाला है, अप मिलने वाला है, परंतु यदि वहां पे बियर्स ने एंट्री कर ली, इसका मतलब है कि अब रिवर्सल के चांसेस बनने लगे। तो हम इस ढंग से जो है इसको वर्कआउट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको जरा ध्यान भी दे देंगे कि ये जो 6 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, all 6 structures are very similar to each other, जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि ये 6 स्ट्रक्चर हमारे को याद रखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में यदि कुछ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अब चांसेस है कि रिवर्स होने वाला है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। तो ये जो है सिंगल कैंडल स्टिक वाले जितने पैटर्न्स थे वो मैंने आपको बता दिए। मतलब वीक बड़ी है तो क्या, वीक छोटी है तो क्या, वीक नहीं है दोनों साइड में तो क्या, इस ढंग के जितने भी पैटर्न्स हमने देखे हैं, मेनली हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी तो एक सिंगल पैटर्न हमने देखा और चारों टाइप की डोजी भी देखी थी। उसके बाद में हमने सारे हैमर और हैंगिंग मैन टाइप के पैटर्न देखे, उसके रिवर्स मतलब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार वो भी देखा। स्पिनिंग टॉप और इसको स्पिनिंग बॉटम साइड में भी बोलते हैं, मतलब जब ऊपर के डायरेक्शन में है होता वो टॉप ही है, क्योंकि बेसिकली भंवरा जो है उसको इंग्लिश में टॉप बोलते हैं, तो इसीलिए वो स्पिनिंग टॉप कहला रहा है। तो वो अप साइड में भी हो, डाउन साइड में भी हो, कुछ जगह उसको बॉटम भी बोला गया है क्योंकि वो रिवर्स बॉटम से ले लेता है। मेरे लिए दोनों जो है स्पिनिंग टॉप ही कहलाते हैं, इसलिए मैंने आई हैव रिटन ओवर हियर एज स्पिनिंग टॉप। तो स्पिनिंग टॉप और एक कैंडल और ली थी हमने, उसको हम मारू बाजू कैंडल बोले थे, जिसके अंदर ना तो अपर वीक है ना लोअर वीक है। तो सिंगल कैंडल तक जो हमने अभी तक देखा है उसमें यदि कोई क्वेश्चन है तो हम उसको लेंगे। अदरवाइज मैंने आपको बोला था और मैसेज भी किया था कि हम निफ्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो हमने 2 मई को आपको दिया था। तो जस्ट सी कि किस ढंग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो पहले बता दें, और क्वेश्चन यदि नहीं हो तो मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूं और अपन 2 मई की बात करते हैं। और 2 मई से हम, चूंकि आज हम 2 जून की तरफ हम जाने वाले हैं, 1 महीना हमारे पास हो चुका है। तो 1 महीने में हमने जो उस टाइम प्रेडिक्ट किया था या दिया था, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कभी टेक्निकल एनालिसिस की जब मैं क्लास लेता हूं या किसी से डिस्कशन करता हूं, तो सब लोग ये बोलते हैं कि सर आगे का पैटर्न देख के आप पीछे से आप जरूर बता सकते हो कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि वो आपके पास है, हिस्ट्री इज अवेलेबल एंड देयरफॉर
आप बैक साइड के कोई से पॉइंट्स बता देते हो कि यहाँ पे जो है ये वाला स्ट्रक्चर हुआ तो ये हैमर दिख गया था इसलिए बदल गया, पर अब आप आगे का कैसे प्रेडिक्ट करेंगे या हमें कैसे सिखाएंगे, हम कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कशन करना चाहते हैं। जो 2 मई को मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए या असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया था कि 2 मई को हमने क्या किया था और 2 मई को जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसको निफ्टी में कैसे हम वर्कआउट करते हैं। तो मैं निफ्टी खोलने की कोशिश करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लें। यस सर, प्रियंका। जी सर, जब स्पिनिंग टॉप बनता है और अगर जी। हमारा वॉल्यूम रहता है, व्हाइट कैंडल बनी है, और अगर हमारा वॉल्यूम वीक रहता है तो हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए? हाँ, जब वो वॉल्यूम के साथ यदि होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि पैटर्न इनहेंसमेंट है, मतलब चांसेस ज्यादा है रिवर्स होने के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम थोड़ा कम है तो रिवर्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रिवर्स होने के चांसेस वहां पे भी है, पर ज्यादा परसेंटेज रिलायबिलिटी जिस भी टर्म में आप बात कर लें तो वो ज्यादा चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग विल बी हायर इफ वॉल्यूम इज हायर। अब ये कैंडल यहाँ से ये जैसे ये चल रही है ना, एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ से ये चल रहा है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये कैंडल आपको मिल गई। अब इसको हम स्पिनिंग टॉप की तरह बात कर सकते हैं, अभी हाल हमने सीखा है तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये चल रहा है, yes, उसके sir. बाद में ये जो है स्पिनिंग टॉप दिख रहा है। यस अब यदि Down यहाँ पे होगा। स्पिनिंग टॉप दिख रहा है जिसने पोजीशन यहाँ से एक ले रखी है, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल अग्रेसिवली ध्यान रखना है कि मुझे कोई ना कोई सा स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, अदरवाइज परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको जो है देखा, नेक्स्ट टाइम आप देख लो ऑटोमेटिकली वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जब समझ में आता है कि स्पिनिंग टॉप बनने वाला है, हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं, सुधार सकते हैं, या कोई स्टॉप लॉस लेके और वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला दिन जो है वो 29/4 का है। आप लोग 29 अप्रैल का जो 5 मिनट का चार्ट है वो केवल 29/4 का निकाल के आप देखना, तो आपको वहां पे फील होगा कि हमें किस पोजीशन पे अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए, किस पोजीशन पे हमको स्टॉप लॉस लगा के और बाहर होना चाहिए। यहाँ पे मोटे तौर पे यदि मैं बात करूं तो ये यहाँ पे हर एक को दिखेगा कि ये जो है एक हायर यहाँ पे बना, फिर हायर बना, फिर हायर बना, इसके ऊपर जा नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है ही ऑलरेडी आपके पास। जब ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसी को रेंज को आप आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि यहाँ पे से ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूअस इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। यदि इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से एक लाइन आप बनाए तो इसके ऊपर यदि सस्टेन नहीं हुआ, इससे नीचे आया, तो आपको पोजीशन लेना है कि हाँ अब रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ओपन यहाँ पे हुआ, इस ओपन के बाद में ये नीचे आने लगा, मतलब मार्केट उस दिन जहां पे भी ओपन हुआ था फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पे स्टॉप लॉस लगा के इससे आप बाहर हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ से बाहर हो गए, तो और नीचे गया, मतलब यहाँ पे हम एग्जैक्ट देखें तो क्लोजिंग हुआ था 14,894.90, ठीक है। यदि मैं इसको मोटे तौर पे बोलूं कि 14,900 पे क्लोजिंग हुआ था, तो यहाँ पे जब हम अगली पोजीशन लेंगे तो 14,650 635 था ये, पर 14,650 या 14,700 पे पोजीशन ली तो मैंने 200 पॉइंट निफ्टी में 2 दिन में कमा लिया। तो ये जो है मेरे पास पोजीशन लेने के चांसेस और कहाँ पे वापस होने के चांसेस है, ये आपको समझना चाहिए। तो दिस इज निफ्टी का चार्ट। अब मैं आपको निफ्टी का सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है सर ऑन द वेरी हाँ जी। सेम डिस्कशन कि हमको उसके लिए नेक्स्ट टिक का वेट करना है, मतलब नेक्स्ट जो भी कैंडल स्टिक आती है उसका वेट करना है, और
top itself immediately we can दो decide दो कि तरीके it's के gonna लोग reverse. होते हैं। एक होता है जो डे ट्रेडिंग करता है, ये मैंने आपको बताया था कि डे ट्रेडिंग वाला तुरंत पकड़ेगा इसको, वर्कआउट कर लेगा। और जो नेक्स्ट डे वाले हैं, मतलब वो जो डेली चार्टिंग वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा लंबा समय होता है, उनके पास एक वीक का टाइम भी होता है। तो वीकली चार्ट में फिर से इसको देख लें कि वीकली चार्ट में तो डाउन नहीं हुआ है, तो वहां पे वो डाउन नहीं दिखेगा आपको, वीकली में नहीं दिखेगा, तो आप अपनी पोजीशन कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये जो 100-200 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो डेली वाले इसको ले लेंगे, जबकि जो थोड़े से लंबे समय वाले हैं वो इसको ध्यान नहीं देंगे और इसको मानेंगे कि ये साइडवेज ही मूवमेंट है, कोई खास बात नहीं है, और उसको होल्ड करेंगे पोजीशन को। जी सर। मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूं और हम यहाँ पे आके और बैठते हैं, ठीक है। ये पोजीशन यदि आप देखेंगे तो ये 20/5 की पोजीशन है, जबकि मैं आपको 2 तारीख की पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 23 तारीख की पोजीशन है। थोड़ा सा इधर आता हूँ तो ये मेरे पास 3 तारीख की पोजीशन, मैंने ये 2 तारीख पे अपन ने बात की थी, ठीक है। किसी के पास वो है, जरा पढ़ के सुना सकता है कि उस दिन का क्या लिखा था हमने? मैंने आपको शायद वापस भेजा भी था। Sir, it says like Nifty second में 2021 current price 14,631.10. I don't have in my portfolio, took support बराबर, at हाँ चले, इसको मैं पढ़ता हूँ। सुमित जी मेरे पास आ गया वो। निफ्टी 2 मई 2021 की बात कर रहे हैं, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी 14,631.10 थी। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये 14,631.10। चूंकि ये 30 तारीख का है और मैं आपको संडे को बात करता हूँ, तो 2 दिन बाद की ही बात करता हूँ। तो फ्राइडे की ये क्लोजिंग थी और उसके बाद एक कैंडल केवल मैंने आपको 3 तारीख की दिखाई है, बाकी ये चार्ट यहाँ पे है। और यही करीब करीब वो चार्ट था जिसको देख के मैंने ये सब चीजें की थी। टुक सपोर्ट एट 296, मतलब 300 मान लें अपन। लो जो है 151 का लो था और हाई जो है वो 15,044 का था। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पूरे पीरियड का हाई लो, ये जैसे ये यहाँ पे हाई पे आते हैं तो 15,044 का हाई था, ये 29.4 का था, और लो यहाँ पे कहीं था जिसका भी मैंने वैल्यू लिखा हुआ है। As informed earlier, 61.8% Fibonacci retracement support is there. 14,300 का Fibonacci retracement support है, जो followed by 14,050 है, 76.4 का परसेंटेज है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो करीब करीब वो वैल्यू आपको दिखेगी। 61.8 पे 14,303 लिखी हुई है, मैंने वहां पे लिखा था 14,300, एक मोटे तौर पे वैल्यू लिखी जाती है। इसी ढंग से 76.4 की बात कर रहे हैं तो 14,050 के करीब का ये वैल्यू है। ये जो है ये यहाँ से, मतलब ये जो पिछला वाला चेंज हुआ। अभी मैं जरा इसको आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा अपन फिबोनेकी पे बात कर लें एक बार, छोटा सा, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि ये फिबोनेकी रिट्रेसमेंट होता क्या है और कैसे निकलता है। फिबोनेकी के लिए let me open one this chart, एक्सेल की एक शीट में आपको ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। ये फिबोनेकी है। फिबोनेकी सीरीज होती है जिसकी एक जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर वाले हैं उन्होंने इसको पढ़ा भी है, समझा भी है, पर अदरवाइज मैं आपको जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहला नंबर होता है 0, सेकंड नंबर होता है 1, और आपको एक्सेल की शीट दिख रही है वहां पे, ठीक है ना, 0 एंड देन 1। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है वो प्रीवियस 2 नंबर यहाँ पे 0, 1, 1, और अगला वाला जो नंबर है ये वाला नंबर जो है ये पिछले 2 का सम है, मतलब 0 + 1 = 1, तो ये नंबर मिल गया। फिर
2 जो है वो पिछले 2 का सम है, मतलब दिस प्लस दिस, ये 2 हो गया। अगला वाला जो नंबर है वो पिछले 2 का सम है, मतलब 1 प्लस 2 इज 3, फिर 1 प्लस 2 is 3, then 2 plus 3 is 5, 3 plus 5 is 8, 5 plus 8 is 13, 8 plus 13 is 21, 13 plus 21 is 34 and so on so forth. इस ढंग से जो है ये सीरीज बनती है। अब इस सीरीज की जो खासियत है वो बहुत सारी है, मतलब एक पूरी की पूरी बुक लिखी गई है और ऐसी कई पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो होता है, मतलब 34 बाय 55 या 55 बाय 89 या 89 बाय 144 या 144 बाय 233, ये जो रेशो होता है वो मैंने यहाँ पे लिया। मैंने ये दो चीजों का रेशो लिया, 55 बाय 89, ये रेशो मिला है मुझे 0.618। तो मैं इनके आगे कहीं पे भी मैं जाऊंगा तो मुझे ये ऑलमोस्ट ये रेशो कांस्टेंट मिलता है इन दो नंबर का। तो ये जो है इस रेशो को यूज करते हैं। फिबोनाची नंबर्स तो ये हो गए, अब ये जो सीरीज बनी है इसका पहला वाला कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे 55 और 89 को लिया है, तो 55 और 89 का जो रेशो है वो 0.618 है। इसी ढंग से 55 और 144 का, मतलब दो नंबर का जो एक दूसरे से स्पेस्ड कितने हैं, 2, यदि दो नंबर का डिफरेंस में लेता हूं तो 0.3819 के करीब आता है। और आगे बढ़ता हूं, मतलब पहले नंबर और दो नंबर बाद का यदि रेशियो लेता हूं तो 0.2361 होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने यहाँ पे जो है सीरीज आपको थ्योरेटिकल बताने के लिए 55 और यहाँ का जो डिफरेंस है वो 0.0012, ये वाला जो रेशो है इसको जो है रिट्रेचमेंट के रूप में, मतलब कोई भी आगे बढ़ने के लिए या पीछे आने के लिए, रिट्रेच होने के लिए, पीछे वापस आने के लिए कहां तक आ सकता है वो इस रेशो में आता है। और ये रेशो किसी दिन और हम यदि फिबोनाची अकेले पे बात करेंगे, एक दिन पूरा देंगे तो हम उसको और डिस्कशन करेंगे कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन समथिंग एल्स आल्सो। इंजीनियरिंग या डिजाइनर जितने हैं, सिविल वाला हो चाहे मैकेनिकल वाला हो या डिजाइन वाला हो, वो गोल्डन रेशो का यूज करता है, मतलब जितनी बिल्डिंग्स बनती है वहां पे यूज करता है। इस ढंग की जो चीजें हैं वो हम देखेंगे बाद में किसी दिन, पर ये एक रेशो होता है। तो रिट्रेच जो होगा वो 61.8% पे या 38.19% पे, 23.61% पे इस ढंग से रिट्रेच होता है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट बता रहा हूँ कि ये 1 है, इसको मैं नीचे की तरफ यदि लेके आता हूं तो ये मैंने बहुत सारे रेशो लिए हैं। आई हैव टेकन ऑल दी रेशोज। मेनली जो बोल्ड वाले हैं ये स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, मतलब पहला रेशो जो यूज करते हैं वो 0 से यदि आगे बढ़ना है तो 23.6% लेता है, फिर 38.2%, फिर 50%। ये 50 एक ऐसा है जो फिबोनाची के रेशो में नहीं है, बट जैसा मैंने आपको बोला कि साइकोलॉजी प्लेज ए वाइटल रोल, तो 50% इज ए साइकोलॉजिकल लेवल, तो ये 50% वाला एक साइकोलॉजी लेवल लेते हैं। फिर 61.8 है, फिर 76.4 है और फिर डबल है। ये वाला जो रेशो हम यूज करते हैं, एक एग्जांपल भी लिया है मैंने कि यदि हाई 20,000 है, लो 7511 है, यदि ऐसा होना है तो उसका रेशो क्या क्या मिल सकता है, वो रेशो यहाँ पे निकाल के भी बताया है कि 7511। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ जो एक्चुअल हमने यहाँ पे यूज किया था। ये जो है रिट्रेचमेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं कि रिट्रेचमेंट तो बेसिकली ये चार्ट यदि आप देखेंगे तो ये चार्ट यहाँ से नहीं, मैंने जब एनालिसिस किया था तो ये जहां से ये पलटा था, मतलब हम यदि मार्च की बात करें पिछले, ये मार्च में डाउन हुआ और ये लास्ट डाउन था, इसके बाद में से तो अप चालू हुआ ट्रेंड। तो ये वाली जो वैल्यू थी
ये वैल्यू की मैं सबसे पहले बात करता हूं, और ये वैल्यू यहां से ही निकाली गई थी कि ये वैल्यू लोअर साइड जो है, यदि मैं इसका देखता हूं, 17 तारीख का लोअर था 8915, मतलब 8915, उसके बाद 8418 तारीख को, 19 तारीख को 7832, 20 तारीख को जो है 8100 और कुछ हुआ था। मतलब हमारे पास जो है ये इस ढंग के जो फिगर हैं, इसमें 7583 जो है 23 तारीख का मेरे पास वैल्यू है, और 24 तारीख सबसे लो 7511.10, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे लो वाला पॉइंट था, कि 7511.10, यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे जो शीट आपको दिखाई थी फिबोनाची रेशो वाली 7511.1, ये रेंडमली 20,000 का टारगेट यदि मुझे ले जाना है तो कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ अटकना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ पे दिखती है। तो 20,000 तक यदि मार्केट ने जाना है, 20,000 क्यों लिया मैंने? सबसे पहला पॉइंट बगैर कोई दिमाग लगाए कि 20,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर 101% रहेगा, और मार्केट यदि हम 20,000 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, तो इसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फिबोनाची जो है वो 0 से 1 है, मतलब डबल होने वाली है, तो 7511 है, तो सबसे पहला डबल वाला पॉइंट क्या मिलेगा? 7511.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसको यदि मैं लेऊंगा तो 15,022 होता है। तो ये मैंने एक यहाँ पे वो लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है कि वो कितनी होती है। यहाँ पे एक रेंज की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एक डबल की बात कर रहा हूँ। आपको ये दोनों दिख रहा होगा कि 7511 और उसके बाद में यहाँ जाता है, मतलब 15,022 पे जाएगा। यदि 15,022 से ऊपर जाना है, 20,000 का टारगेट लेके जाना है, तो 15,228 पे रुकना है। यदि मैं इसी टारगेट को 19,000 का टारगेट बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो है ये 16,288 मिलेगा। तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप धीरे धीरे करके खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी टाइम बीइंग हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो इसके रेट मिले थे मुझे, यहाँ पे रेट मुझे क्या मिले थे, फिर से मैं ओरिजिनल चार्ट पे आता हूँ। लोअर साइड 7511 थी, अपर साइड जो है यदि आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कहीं थी। अब वो एग्जैक्ट पॉइंट फिर से निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 15/2 को हाईएस्ट गया था 15,340, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ 15,431, और आगे बढ़ता हूं तो नीचे आ गया, मतलब 16 तारीख को था 15,431 रुपए 75 पैसे, तो 15,431 रुपए 75 पैसे। अब हम ये वाले दो पॉइंट्स फिर से लेते हैं, 15,431 रुपए 75 पैसे। यदि ये मैं दो पॉइंट लेने की कोशिश करता हूं और दोनों पॉइंट पे बात करता हूं, तो आपको अभी जो है वो क्या दिखा रहा हूं मैं, मतलब आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, मतलब चार्ट दिख रहा है या वो दिख रहा है एक्सेल शीट? ग्राफ दिख रहा है सर, ग्राफ दिख रहा है सर, चार्ट दिख रहा है। हाँ, ये 15,431.75 राइट दिख रही है शीट? हाँ, एक्सेल शीट यस राइट। ये 15,431.75 को यदि मैं लेता हूं, आप यहाँ पे देखिए कि 15,431.75 ये रेंज है, और मैं इसकी वाइड रेंज की बात करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स हैं। मतलब मैं आपको इस जगह पे 7511, फिर 7952, फिर 8225, फिर so on so forth, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि 14,990, मतलब 15,000 जो है एक रेजिस्टेंस, नॉर्मली जो है हम इस रेजिस्टेंस को बोलते ही हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर है, 15,000 का जो बैरियर है। तो ये आपके पास जो वैल्यूज निकल के आई है, इसको हम चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। हमने जो चार्ट में निकाला था वो क्या निकाला था, ये वाली ये चार्ट है और यही वाली वैल्यूज है।
आप इसमें भी यदि देखने की कोशिश करें तो आपको ये पॉइंट्स मिलने लगते हैं। मतलब अब मैं बिल्कुल लास्ट वाले उस पे आता हूँ, क्योंकि मुझे केवल इतना पोर्शन अब एनालाइज करना है। ये मोटे तौर पे है 7,500 से लेके 15,000 की जो जर्नी इसकी चली थी, वो उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं आपको जो पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ वो केवल इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो लास्ट नीचे रिट्रेच होके और यहाँ से जो ऊपर गया था, ये मोटे तौर पे ये वाला पॉइंट लो था, जिसमें 13,596.75 था, और अपर तो वही मिला था हमें 15,431.75, ये हमारा अपर था। इस पे मैंने एक और फिबोनाची रिट्रेचमेंट डाला है, और वो जो फिबोनाची रिट्रेचमेंट डाला था उसकी वैल्यूज ये थी जो मैंने आपको लिख के दी थी कि ये आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसलिए जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने 2 तारीख की बात की थी, 2/5 की बात की थी, ये वाले पॉइंट्स हमको यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, और हम राइट साइड में यहाँ पे वर्कआउट किए थे। हमने जो लिखा था अब हम उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और 2 तारीख ऑनवर्ड्स हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 2 तारीख थी मेरे पास, और 2 तारीख के बाद में हमने इन्हीं रेशो का यूज करते हुए पहले बोला था कि रिट्रेचमेंट सपोर्ट जो है 14,300 और 14,050 का है, सपोर्ट लेवल अगेन ये है, और रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 का है, फॉलोड बाय एवरी 100 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये नीचे जा रहा है, अगला वाला यहाँ पे थे हम, जहां पे हमने ये प्रेडिक्शन किया था। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएं। ये नीचे कहाँ गया, ये पॉइंट देखें 14,416 वाला जो है, ये पॉइंट उसको मिला, मतलब 14,300 तक भी ये नहीं गया, यहीं से जो है ये रिट्रेच बराबर हुआ, और रिट्रेच होने के बाद में आगे के पॉइंट्स जो है इसको यहाँ पे 14,066 यहाँ पे ऊपर देखें 14966.90 पे जाके और फिर अटका है ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट 14,966, ये जो है इसका पॉइंट है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि 15,000 के आसपास रहेगा तो 30 पॉइंट ऊपर नीचे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा लौटा, फिर वापस आया, पर यहाँ पे आके फिर 15,000 पे क्लोज, 15,000 और 15,100 पे क्लोज। यहाँ पे एक बहुत वाइड गैप था, मतलब यहाँ पे जब क्लोजिंग हुआ था तो 14,900 कितना 23-15 923.15 पे जो है ये क्लोज हुआ था, और उसके बाद में ये गैप अप होके वहां पे गया, फिर वापस वही 15,000 पे फिर वापस रिट्रेच होके वहीं आया, थोड़ा सा और नीचे गया। तो अब आप देखें इसका सपोर्ट जो है EMA 5, EMA 10 इस ढंग का सपोर्ट है। अभी एक बार जब बोलिंजर बैंड और भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये मिलेगा, और मैं आपको एक शायद किसी दिन मैंने दिखाया होगा आपको कि यदि मैं इससे एक रेजिस्टेंस वाली लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट ये है मेरे पास, एक पॉइंट ये है, तो एक ये ट्रेंड की लाइन देखता हूँ, तो ये वाला पॉइंट जो है मुझे रेजिस्टेंस पे मिलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी रेजिस्टेंस पे वो रुकेगा। तो एक चीज से नहीं, कुछ ज्यादा चीजें दिखती है, और उस दिन का आप चार्ट निकाल के यदि एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाता है कि ये जो है रेजिस्टेंस आने वाला है। सिमिलर टू दिस मैंने आपको एक बार ये भी बोला था कि सुपर ट्रेंड वाली लाइन भी आप देख लें, तो सुपर ट्रेंड वाली लाइन यहाँ पे 15,110 की दिखती है। तो जब यहाँ से वापस ऊपर गया तो ये फिर से जब 15,110 को क्रॉस करके ऊपर गया है, तो अब अपसाइड फिर से मिली, और अपसाइड जब भी मिलती है, पिछली बार मैंने आपको बोला था, उसके पहले भी डिस्कशन किया है कि एक बार जब ट्रेंड अपवर्ड होगा तो इसका जो पिछला हाई है उसको पक्का तोड़ेगा। आपने अभी हाल देखा है कि जो लास्ट वर्किंग डे है उसने उसको तोड़ के और नया हाई बनाया था, जिसको लाइफ टाइम हाई की अपन बात करते थे। तो इस ढंग से जो है आप अपने ट्रेड पे कुछ लेवल्स निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि हम कैंडल स्टिक और ये सब तो पढ़ते रहेंगे, पर इन बिटवीन आपको और हमको ये समझ में आना चाहिए कि हाउ
such kind of analysis, such kind of trends in combination with other type, जो हम other type बोलते हैं, मतलब फिबोनाची की बात कर ली हमने, कुछ इंडिकेटर्स की बात कर ली, चाहे उसमें ये EMA हो, बोलिंजर बैंड हो या MACD हो, ये सारे के सारे जितने भी इंडिकेटर्स है, पैटर्न्स हैं, उसको, और ये कुछ ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बना के बताई थी कि भाई ऐसा रहेगा तो ये होगा। तो इन सब का उपयोग लेके ओवरऑल निचोड़ निकालना पड़ता है कि हम आगे कैसे बढ़े। इस पे यदि कोई क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को हम लेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। या कोई स्टॉक पे चर्चा करना हो तो हम वो कर सकते हैं। दिस इज गुड। आई थिंक अभी ये तो ऑल टाइम हाई के पास पहुंच ही रहा है ऑलमोस्ट बराबर। निफ्टी। तो अब इसका रेजिस्टेंस कहीं से इसमें दिखता है, कहां पर मिलेगा? हाँ, इसका या रेजिस्टेंस कहां होगा दिखता next? है। एक मोटे तौर पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि, और मैंने आपको उसके बाद में एक दिन का और लिख के जब पहुंचाया था तब मैंने ये बोला था कि हर 100 पॉइंट पे ये रुकेगा। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देखो कि 200 पे रुका, फिर 300 पे रुका, फिर उसके बाद में 337 पे, हालांकि डे हाई उसका 384 गया था, पर उसके बाद में 435 पे गया, और उसके बाद में अब अगला हम वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। पर 435 इज वेरी नियर टू लास्ट टाइम हाई, जो 470 कुछ था, 313 गया था, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे 313 हुआ था, हायर बेसिस पे वो 431 था, पर उसने अब की बार क्लोजिंग जो है वो हायर दी है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर पे ऑलरेडी उसकी क्लोजिंग है। और ये वाला जो शेप है, तो ये वाला जो है, ये कुछ चीजें इससे निकाल सकते हैं कि ये कैसा जा रहा है। अभी तो ट्रेंड जो है अपवर्ड है, तो अगला वाला थोड़ा सा ऊपर जाना है, परंतु ऊपर जाने के बाद में जैसा मैंने आपको बोला था कि सारा मार्केट ब्रेड्थ जो है उसमें टॉम डिक एंड हैरी ये शब्द मैंने यूज किया था कि एवरी स्टॉक विच इज इन स्मॉल कैप, विच इज इन मिड कैप, वो हर स्टॉक चलने लगा है। इसका मतलब ये है कि जब ऐसा मार्केट कभी भी होता है कि हर स्टॉक जो पेनी स्टॉक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जिसकी कीमत, वो जिसने भी वो हर्षद वाली पिक्चर देखी होगी या सीरियल देखा होगा, तो आपको ये मालूम है कि उसमें क्या किया था, जिस जगह पे ताला लगा हुआ है उस कंपनी के रेट भी जब बढ़ने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई कंडीशन इतनी खराब आने वाली है, इतना बढ़िया करेक्शन ज्यादा आने वाला है, तो हम अब वेट करने लग रहे हैं कि अब वो करेक्शन आने वाला है। एक तो ये ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और हर स्क्रिप्ट जो कभी नहीं चलती थी वो भी चलने लगी है। एक एग्जांपल किसी ने मेरे से पूछा था कि आर काम और आर पावर क्यों चलने लगे हैं, तो आर रिलायंस काम कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर जो हमारे अनिल अंबानी जी की कंपनी है, तो ये क्यों चलने लगे हैं? तो चलने लगे हैं तो कुछ तो उसका बैकअप जो है वो रिजल्ट का है कि आर पावर ने जो है लॉस मेकिंग थी, तो उससे जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है, उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। बट ऐसे कई स्टॉक हैं जो अभी भी लॉस में है या कंपनी ही बंद है, तो भी उसके जो है न्यू हाई की तरफ वो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कॉशियस होना जरूरी है। अब कहाँ से और क्या मिलेगा? तो सबसे पहला, ये पलटा कहाँ से है? ये मार्केट यदि इस मोटे तौर पे देखूं मैं, तो ये इस लेवल से ये पलटा है। ये लेवल क्या है? तो यहाँ पे यदि मैं लोअर लेवल लेता हूं तो 191 है, इसके पास में 207 है, 151 है, और 200 कुछ है। तो मतलब 151 मेरे लिए एक लेवल है जो लोअर साइड का है। अब मैं अपनी वाली शीट में फिर से, जो फिबोनाची सीरीज वाली शीट में मैं फिर से आता हूँ। लोअर साइड क्या लेना है मुझे? मैंने क्या बताया था आपको अभी हाल? 151, 14,100, ये मेरे पास पॉइंट है। अपर पॉइंट मैंने अभी हाल छोड़ दिया, मतलब अपर कहाँ जाएगा उससे मुझे मतलब नहीं है। यदि इसको डबल होना है, इस लेवल से सपोर्ट लेके इसको 2 टाइम्स होना है, 1.5 टाइम्स होना है,
तो उसके पास अगले लेवल्स कैसे कैसे मिलेंगे वो रेंज हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो रेंज यदि मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ तो 151 से आगे यदि मैं बढ़ूंगा तो ये मेरे पास लेवल मुझे दिखने चालू हो गए। ये लेवल हैं। थोड़े से और फाइनर लेवल की तरफ यदि मैं जाता हूँ तो ये वाले फाइनर लेवल मेरे पास आते जाएंगे। क्या क्या फाइनर लेवल है? यदि मोटे लेवल की बात करूं तो ये मोटा लेवल है 15,427। ये जो है दिस इज नेक्स्ट लेवल की 15,427 पे मिलना चाहिए। अभी हाल हम चार्ट की तरफ रेड किसी को याद है क्या कि कितना हायर पे क्या गया था? 469.65 गया था और 15,427 मैंने निकाला है वहां पे और अभी की जो क्लोजिंग है 435.65 है। अब आप देखें कि पहला लेवल हमने, आपको शीट दिख रही है ना? नहीं अभी चार्ट दिख रहा है। अभी चार्ट दिख रहा है। मैं शीट फिर से आपको दिखाता हूँ। 15,427 यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से ये पहला लेवल, जो सबसे पहला लेवल हमको जो मिल रहा था वो ये मिल रहा है। अभी जो है काशिश होने की जरूरत है कि यहाँ से वापस थोड़ा सा पीछे जाएगा फिर आगे आएगा। यदि ये इसको तोड़ता हुआ आगे चले गया तो 16,216 वाला एक लेवल है। ये लेवल थोड़ा वाइड है क्योंकि ये 800 पॉइंट का अंतर है, तो हमको इसके बीच के फाइनल लेवल की जरूरत लगेगी। नेक्स्ट संडे हम इस पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।